नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। दोस्तों, द हिस्ट्री करके हम लोगों ने एक कार्यक्रम आरंभ किया है और जिसमें हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें लेके आएंगे, यानी इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें लेके आएंगे। और बुंदेलखंड के इतिहास से हम लोग आरंभ कर रहे हैं। रणवीर सिंह जी जो हैं, जो आपको बुंदेलखंड के इतिहास के बारे में सब कुछ जानकारी देंगे। हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं, पूरी उस सीरीज के माध्यम से आप लोगों के लिए जानकारी देंगे। गढ़कुड़ार का हम लोग साथ में उसका इतिहास लेके आएंगे। बुंदेलखंड के इतिहास के साथ साथ गढ़कुड़ार का जो इतिहास है उसके बारे में भी हम लोगों को आज जानना जरूरी है। इसीलिए रणवीर सिंह जी हम लोगों की मदद कर रहे हैं इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए। और आज से हम लोग ये सीरीज आरंभ कर रहे हैं। द हिस्ट्री करके हम लोगों ने एक कार्यक्रम आरंभ किया है। सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें भी आप लोगों के बीच में आ सकें। आइए शुरुआत करते हैं रणवीर सिंह जी के साथ में। बुंदेलखंड भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है। बुंदेलखंड के विंध्या या बिंदु भूमि या बिंदु प्रदेश कहा गया है। कालचक्र में परिस्थितियों में काशी के गहरवा राजपूत, अब काशी के गहरवा राजपूत बुंदे का माँ पंचम वीर बुंदेला हुआ, जो माँ विंध्यवासिनी देवी का परम भक्त था। माँ विंध्यवासिनी देवी ने पंचम वीर बुंदेला को अपना आशीर्वाद दिया। पूर्व में गहरवार कन्नौज के राजा थे। एक गहरवार की ही शाखा है जो बुंदेलखंड के अंदर आकर एक पृथक रूप में, इकाई के रूप में बुंदेला का अपभ्रंश बुंदेला हुआ, जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड का नाम का कारण क्या, नाम आखिरकार बुंदेलखंड क्यों पड़ा है? बुंदेलखंड का नाम माँ विंध्यवासिनी देवी का जो परम भक्त बुंदेला हुआ है, पंचम वीर बुंदेला हुआ, वो एक्चुअली वो गहरवार राजपूत है। बुंदेला जो गहरवार राजपूत हैं। बुंदेला का कन्नौज का जो जयचंद हुए, इसके और भी पहले राजे हुए। बाद में फिर ये राजा हेमकर्ण हुआ, जिन्होंने माँ विंध्यवासिनी देवी की बहुत ही आराधना तपस्या की। माँ विंध्यवासिनी देवी ने संबत 905 में क्या हुआ, राजा हेमकर्ण हुए। उनके 3 पुत्र थे, एक वीर, हेमकर्ण और अरि, जिसमें हेमकर्ण बहुत ही प्रतापी और योग्य बालक था। तो महाराजा कर्णपाल ने इनके लिए, हेमकर्ण के लिए उत्तराधिकारी घोषित किया। इनकी 3 शादी हुई थी। जब पिता की मृत्यु हुई कर्णपाल की, तो इन्होंने क्या, वीर और अरिहंत दोनों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इनको काशी से निष्कासित कर दिया। किसको? राजा हेमकर्ण को। इसलिए बाद में जो ये बुंदेलखंड हुआ, उन्होंने माँ विंध्यवासिनी देवी ने उनको बहुत ही मतलब आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने अपना बैराग धारण किया। बहुत समय मतलब उदासीन रहे। इन्होंने माँ विंध्यवासिनी देवी मिर्जापुर में जाकर माँ विंध्यवासिनी देवी के चरणों में शीश काटना चाहा। वहाँ से पंचम वीर बुंदेला हुआ, जो बुंदेलखंड के नाम से विख्यात हुआ। उन्होंने 905 में वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतने वीरान जंगल में कहाँ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, आप जब वो माँ विंध्यवासिनी देवी गिंधवाहिनी के रूप में आई हैं गढ़कुड़ार के ऊपर, उन्होंने कहा जहाँ से मैं बैठ जाऊंगी, गिंधवाहिनी देवी बैठ जाएंगी, वहाँ से तेरा राज्य हो जाएगा। और बुंदेलखंड का परिचय महाराजा सतसाल के टाइम में इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, ये महाराजा 6 साल के टाइम में सीमा थी। जो सीमाएं हैं बुंदेलखंड की सीमा है। अलेक्जेंडर कनिंघम के सीमा इत यमुना उत नर्मदा इत बेतबा उत मिर्जापुर, एक कनिंघम के टाइम की सीमा है बुंदेलखंड की। अब आपने जैसे क्वेश्चन किया कि गढ़कुड़ार का प्राचीन इतिहास बताइए। गढ़कुड़ार झांसी के समीप निवाड़ी सेंद्री मार्ग पर कुड़ार दुर्ग है कि कुड़ार दुर्ग स्थित है। ये सिरसा गढ़ सूबा एक पृथक रूप से सूबा हुआ करता था। यहाँ का राजा परमाल देव चंदेल हुआ। परमाल देव चंदेल ने इसको पृथक सूबे के रूप में एक प्रबंधक नियुक्त किया, जो वहाँ का राजा था सियाजी परमार। उसका सहायक था खेत सिंह उर्फ खूब सिंह खंगार। आला, उदल, चामुंडराव जैसे योद्धाओं के साथ सियाजी परमार भी थे। इन्होंने जब सन 1182 में ये पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखंड की ईर्षावश
उसके यश वैभव यश वैभव से ईर्ष्यालु होकर इन्होंने बुंदेलखंड के ऊपर आक्रमण किया। तो उसके आक्रमण के उसमें फिर परमाल देव चंदेल ने उरई के पास माहुनी के पास अपना खेमा जोड़ा, जिसमें आला उदल चामुंडराव और सियाजी परमार जैसे योद्धा खेत रहे। आगे बुंदेलाओं का स्थापना ये एक परमाल देव चंदेल जो राजा हुआ, चंदेल वंश का पतनावस्था, कुड़ार की बुंदेला राजसत्ता चंदेल राजवंश का पतनावस्था बिंदुभूमि अथवा बुंदेलखंड बुंदेलों के का एक आविर्भाव एक इतिहास संयोग था। बुंदेला मूल रूप से कन्नौज से गहरबाड़ और गहरबाड़ों की एक शाखा थी। इन्होंने ग्रह निवारण यज्ञ किया और उसमें सम्मान ख्याति प्राप्त की। ऐसी मानता है कि यह रामचंद्र जी के प्रथम पुत्र लब के वंशज हैं। लब का प्रथम पुत्र गंगा देव या कनक सेन, ये दोनों भाई थे जिन्होंने गंगा में अपना एक मंदिर का स्थापना किया। कनक देव ने वहाँ गुजरात के अंदर एक बल्लभपुर नगर बसाया और बहुत बड़ा उन्होंने वहाँ वो किया। यहाँ कीर्तन 674 ईसा पूर्व, ये 674 ईसा पूर्व गंगा के वंशों में काशराज काशी का आने का विवरण मिलता है। विवरण के अनुसार ओरछा गेटेटर 11 पर इनका उल्लेख मिलता है। इन्होंने ये शनि राजपूतों से ये सत्ता छीनी थी, जिसमें कर्तराज, महिराज, मूर्धराज, श्यामदेव, उदयराज, गरुण, समर, आनंद, कुमार, श्यामदेव, प्रहलाद देव, हमीर देव, आजकर्ण, अभयकर्ण, जैतकर्ण, सोनपाल आदि राजा हुए। कर्णपाल के 3 पुत्र हुए, वीर, हेमकर्ण, अरिहंत। तीनों पुत्रों में प्रतापी राजा हेमकर्ण हुआ, जैसा पूर्व में बताया है। गंगा कनक शाहे 1112 से 1130 ईस्वी तक वो राजा रहे और सोनक देव 1130 से 1152। 1152 के बाद 1307 में एक मानसिंह और पृथ्वीराज कुड़ार के राजा हुए। इन्होंने महुआ के चंदेलों की शक्ति को नष्ट किया, पूर्वोत्तर बुंदेलखंड में अपना प्रभुत्व स्थापना की और 1375 से 94 कुड़ार के राजा हुआ। निसंतान थे, इस कारण उनकी मृत्यु के पश्चात मेहंदीलाल 1394 1427 तक आसीन हुए। समकालीन तुगलक वंशीय सुल्तान महमूद नसरतगंज दिल्ली की गद्दी को लेकर झगड़ना प्रारंभ हुआ। 1398 से 1413 में तैमूर लंगर दिल्ली में आया। तैमूर लंगर ने एक विजय अभियान चलाया दिल्ली के अंदर और 2 बजे से 5 बजे के अंदर दिल्ली को वीरान कर दिया। तैमूर ने तूफानी अभियान चलाया था और यहाँ का धन संपदा को जबरदस्त क्षति पहुंचाकर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को, सेठ साहूकारों को लूटकर बहुत कम समय में यहाँ से तैमूर चला गया। उसके बाद उसने अपने उत्तराधिकारियों को यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद में ये उनका सोहनपाल के अर्जुनपाल की मृत्यु के बाद सोहनपाल राजा हुआ। 1257 से 59 में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद उनका पुत्र शैजेंद्र राम सिंह गद्दी पर बैठा। 1283 में राम सिंह गद्दी पर बैठा और उसने कालपी तक अपना राज स्थापित किया। उन्होंने पुनपाल पमार सोहनपाल बुंदेला के 2 पुत्र 1 पुत्र हुई। धर्म कुंवर का पुनपाल पमार की लड़की के साथ विवाह किया और शैजेंद्र को 1283 में गद्दी प्राप्त हुई। उसने कालपी तक अपना बाहुल से अपना राज कायम किया। राम सिंह गद्दी पर बैठा। उसके बाद उनका बल्का नौनकदेव ने 1259 से नौनकदेव का उत्तराधिकारी बनाया। 1213 कुड़ार का राजा बना देव पूर्व और उन्होंने मोइजुद्दीन, कैकबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आदि लोगों से संघर्ष किया। और इसमें जब दिल्ली के ऊपर ये अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, नसरतगंज आदि जो झगड़ रहे थे,
उस पीरियड में इन लोगों के लिए काफ़ी टाइम मिला। इन्होंने उसमें अपनी बुंदेलखंड की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ किया। महाराजा बुंदेलों की प्रथम राजधानी 1048 से 1257 माहुनी कालिपी है। द्वितीय राजधानी 1257 से 1539 गढ़कुड़ार है। तृतीय राजधानी वो महाराजा रुद्र प्रताप ने, ये जिस समय सिकंदर लोदी महाराजा मलखान सिंह अंतिम राजा हुए कुड़ार के, उनके टाइम में वो सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी आदि से इनको संघर्ष करना पड़ा। फिर महाराजा रुद्र प्रताप ने 1501 से 31 में ये सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के मतलब भय से भयभीत होकर, क्योंकि उस समय ये राजधानी कुड़ार 283 वर्ष के शासन में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी, इस कारण वो भयभीत होकर उन्होंने ये कुड़ार ओरछा के लिए अपना राजधानी बनवाया। राजधानी महाराजा रुद्र प्रताप ने, महाराजा रुद्र प्रताप कभी ओरछा रहते थे तो कभी गढ़कुड़ार। एक दिन ओरछा से गढ़कुड़ार आ रहे थे, रास्ते में महाराजा रुद्र प्रताप को गाय की आवाज़ आर्तनाद सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा, बग्गी से जंप लेकर देखा कि शेर गाय को दाबे हुए है। शेर के ऊपर उन्होंने तलवार से हमला किया और शेर ने महाराजा रुद्र प्रताप को इतना जख्मी कर दिया कि 6 माह बाद उनकी मृत्यु हो गई। महाराजा रुद्र प्रताप ने ये ओरछा में अपना शिलान्यास किया। एक बहुत विशाल चौड़े के ऊपर मंदिर का 9 तकिया मंदिर का निर्माण कराने के लिए 12 मील का कोठी परवाए पाए थे। इसके बाद इसके उपरांत उनके बड़े पुत्र प्रथम पुत्र भारती चंद ने उस किले के रूप 9 चौकिया मंदिर का महल का निर्माण कराया, जो राजप्रसाद के उसमें अंतापुर नगर बसा है, आज जो राम राजा मंदिर के नाम से विख्यात है। महाराजा ओरछा में जिस समय 1539 के बाद ये गढ़कुड़ा राजधानी वीरान होती गई, क्रमशः वीरान होती गई, तब संवत 1605 से 27 में महाराजा विष्णुदेव ने अपने ये बसंत पंचमी के दिन 52 इमारतों का शिलान्यास किया। जब पूर्व राजधानी गढ़कुड़ार के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित हुआ तो 1605 से 27 में उन्होंने गढ़कुड़ार के ये तिलस्मीगढ़ विचित्रगढ़ के लिए एक घर रूप विचित्रगढ़ के लिए ये 3 मंजिल किले के रूप में बनाकर बुंदेलखंड का गौरव प्राप्त किया, जो आज बुंदेलखंड के गौरव के रूप में इस किले को माना जाता है। महाराजा विष्णुदेव ने 1605 से 27 में झांसी का किला, दतिया का किला, दिनारा का किला, धामोनी का किला और टीकमगढ़ का किला, और उन्होंने लगभग किला व हवेलियों के रूप में 52 इमारतें निर्माण करवाई। और महाराजा विष्णुदेव के टाइम में 900 ताल, 900 बावरी, 56 ताल के और 52 किले व हवेलियों के नाम से बुंदेलखंड के अंदर महाराजा विष्णुदेव का नाम स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, क्योंकि महाराजा विष्णुदेव जिस समय ये ओरछा गद्दी पर आसीन हुए उस समय जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर आसीन था। जहांगीर से महाराजा विष्णुदेव का बहुत ही अच्छे दोस्ताने संबंध थे, क्योंकि बादशाह अकबर सलीम उर्फ जहांगीर को कैद में डालना चाहते थे। जब उनको पता पड़ा जहांगीर के लिए, वो उस पीरियड में इलाहाबाद में थे, कि हमारे लिए ये इनका अबुल फजल जो 9 रत्न में प्रथम रत्न था वो हमारे लिए कैद में डालना चाहते हैं। ये दक्षिण साइड आए हुए थे। इन्होंने देखा कि बुंदेलखंड का इस पीरियड में कौन सा प्रतापी राजा है, तो इन्होंने देखा कि महाराजा विष्णुदेव जो कि ये दतिया गद्दी पे आसीन थे, क्योंकि महाराजा रुद्र प्रताप की 2 शादियाँ हुई थी, 2 रानियों से 12 पुत्र हुए थे। उन्होंने बुंदेलखंड के विभिन्न इलाकों में सभी की जागीरों को सभी के लिए सौंप दिया था और अपना बुंदेलखंड का राज उन जागीरों के जनपद से चलाया करते थे। उस पीरियड में महाराजा विष्णुदेव
दतिया के राजा थे। तो उस समय उन्होंने जहांगीर ने इनके पास संदेशा भेजा 2 घोड़ों के साथ कि यदि उस समय ये अबुल फजल यदि दक्षिण से यहाँ आते हैं तो आप इनका शीश कलम कर दें। जब मैं गद्दी पर दिल्ली की आसीन होगा तो आपको मित्र मानते हुए पूरा सहयोग दूंगा यदि आपने ये कार्य किया मेरा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाराजा चंपत राय से महाराजा वीर सिंह देव ने मंत्रणा की। उन्होंने 10,000 बुंदेला सैनिकों के साथ में गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करके दतिया के मैदान में, जबकि अबुल फजल को 20 कोस दूर पता पड़ गया कि कोई बुंदेलखंड का राजा मेरा शीश कलम करके और सलीम उर्फ जहांगीर के कहने से मारना चाहता है। उन्होंने कहा वो क्या मारेंगे, क्योंकि शाही सेना लगभग 1 लाख सैनिक घोड़े ऊँट हाथियों के साथ आती थी। तो ओवर प्राउड में उसने मतलब कोई केयर नहीं की। बाद में उन्होंने शीश कलम कर इलाहाबाद भेज दिया अबुल फजल का। उससे जहांगीर बड़ा खुश हुआ। लेकिन अकबर बादशाह है को जब पता पड़ा कि अबुल फजल का शीश कलम हो गया, उसने कई दिन खाना नहीं खाया। और जब 4 वर्ष बाद मृत्यु हुई, तब जब दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर आसीन हुए तो उन्होंने महाराजा वीर सिंह देव को वाइज्जत बुलाया, सोने की तलवार भेंट की। इसीलिए 10 वर्ष का शासन बुंदेलखंड के इतिहास में स्वर्ण में माना जाता है। उस पीरियड में इनकी आय 2 करोड़ 25 लाख रुपए थी। बुंदेलखंड का व गढ़कुलार के इतिहास का शॉर्ट में परिचय यही है।